और अब डीएनए में आपकी मुलाकात फिल्म स्टार अक्षय कुमार से करवाते हैं। वैसे तो आपने अक्षय कुमार के सैकड़ों इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन टीवी पर पहली बार अक्षय कुमार का सफेद दाढ़ी वाला इंटरव्यू आया है। यह अक्षय कुमार का सबसे नॉन फिल्मी इंटरव्यू है, जिसमें जी न्यूज के संपादक सुधीर चौधरी ने अक्षय कुमार का नए अंदाज में डीएनए टेस्ट किया। बहुत सारे एक्टर्स ऐसे होते हैं जो अपनी फिल्मों के जरिए अपनी सोच को आगे बढ़ाते हैं। तो मैंने आपको हाल ही में जो देखा, आप आतंकवाद के खिलाफ आपने एक अलग मुहिम छेड़ के रखी है और आप लगातार आतंकवाद के खिलाफ फिल्में कर रहे हैं। जो आपकी नई फिल्म आ रही है ये भी आतंकवाद पर है। इसके पीछे कोई खास कारण है? ऐसा मैं कोई आतंकवाद के पीछे नहीं पड़ा हूं। मैं सिर्फ मुझे 2 स्क्रिप्टें बहुत अच्छी लगी। एंड साथ में ये भी है कि आजकल वक्त ऐसा चल रहा है कि ये एक बहुत ही बड़ा मुद्दा हो गया है। आप अपना ही चैनल ले लीजिए, आप न्यूज़पेपर ले लीजिए, आधा पन्ना न्यूज़पेपर का इन टेररिस्टों के ऊपर भरा होता है, यहाँ ब्लास्ट हुआ, इतने मारे गए, ये सब कुछ हुआ। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और हाल ही में मेरी फिल्म बेबी के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर मुझे खेलने को मिला जो कि कभी भी स्क्रीन पे नहीं आया, और वो है एक सीक्रेट एजेंट का, जिसके ताल्लुकात तो हिंदुस्तान के साथ है, लेकिन वो ऐसे एजेंट्स होते हैं कोई जो अगर पकड़े गए जिंदगी में तो हिंदुस्तान बोलेगी हमारा कोई लेना देना नहीं है, इनको हम जानते तक नहीं है। एंड ये जानते हुए कि कभी भी ऐसा हो सकता है, ये जानते हुए कि कभी भी मर सकते हो, ये जानते हुए कि आपकी फैमिली लाइफ बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं हमारे हिंदुस्तान में, जबकि है भी ऐसे लोग। एक इस तरीके का केस हुआ था सरबजीत सिंह, अगर आपने सुना हो, जो पाकिस्तान की जेल में बंद था, और उसके बारे में तो क्या ये वहीं से आपने इंस्पिरेशन लिया? नहीं, ये मैंने तो इंस्पिरेशन नहीं ली, ये हमारे डायरेक्टर और राइटर नीरज पांडे साहब ने ली। एंड मैं जब इसके बारे में मुझे बताया कि ऐसे इसके ऊपर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, ऐसी चीजों पर मैं फिल्म बनाना चाहता हूँ, बहुत सारी असल रियल इंसिडेंट्स है, उसको लेके उसको इकट्ठे करके पिरो के मैं एक फिल्म बनाना चाहता हूँ। आई वाज वेरी गेम फॉर इट। एंड एक टेररिज्म का नया रूप दिखाना चाहते हैं कि कैसे है, और साथ में ये भी कहना चाहते हैं कि टेररिज्म डजंट हैव एनी काइंड ऑफ रिलीजन, और उनका मतलब कोई धर्म नहीं होता है, इनका बराबर फेस भी नहीं होता है, दे जस्ट कोल्ड। एंड दैट्स व्हाट यही मुझे बहुत चीज अच्छी लगी। क्योंकि हम हाल ही में देख रहे हैं कि लोगों ने आतंकवाद को और इस्लाम को साथ में मिला के जोड़ना देखना शुरू कर दिया है, और आतंकवादी जो हैं अब अपने आप को इस्लाम का ठेकेदार मानने लगे हैं। और होता ही है कि वो ये नाम देते हैं कि जो भी इस्लाम के खिलाफ कुछ कर रहा है उस आतंकवादी उसके पीछे पड़ते हैं। तो एक अजीब तरीके का एक कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश हो रही है, जबकि बिल्कुल गलत। ये बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि आपने मतलब 1-2 जनों ने पूछा है कि पाकिस्तान के विरुद्ध ये फिल्म है। बिल्कुल, मैं उनको समझाता हूँ ये पाकिस्तान किसी नेशन के विरुद्ध नहीं है, पाकिस्तान के विरुद्ध बिल्कुल नहीं है ये फिल्म। इट इज नॉट अगेंस्ट देम, इट इज अगेंस्ट सम दोज एलिमेंट्स। और टेरर किधर नहीं है, वहां भी है तो यहाँ भी है। टेरर तो सब जगह पे पने हुए हैं, चाहे वो पेशावर में हो, चाहे वो पेरिस में हो, चाहे वो सिडनी में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, सब जगह भरे हुए हैं। जब आप बाहर निकलते हैं और जब आप एक एक्टर हैं, फिल्म स्टार हैं, ये आपका एक अलग रोल है, लेकिन आप इस देश के नागरिक भी हैं। जब आप बाहर निकलते होंगे तो आप सोचते भी होंगे लोगों को आसपास देख के, अखबारों में पढ़ के, आपको ऐसा लगता है कि हमारा जो देश है, समाज है, अभी इतना रिस्पॉन्सिबल हुआ है कि हम मिलके कोई आतंकवाद के खिलाफ कोई लड़ाई लड़ सकें, या हमारे समाज में इतना अवेयरनेस अभी आया है। अभी भी मैं देखता हूं कि आतंकवाद को लेकर लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ पुलिस का काम है, ये आर्मी का काम है, नागरिक होने के नाते ये हमारा काम नहीं है। ये जो आपने मुद्दा निकाला है अवेयरनेस का, यही वो फिल्म है कि यू हैव टू बी अवेयर, कि बहुत चौकन्ने रहना पड़ता है। आजकल के जमाने में बहुत चौकन्ने रहना पड़ता है। यही मेरा इस गवर्नमेंट से भी, और मैं कई लोगों से इसके बारे में, मैंने शायद पिछले बार आपसे भी बात की थी इसके मामले के बारे में, कि सेल्फ डिफेंस कराना, सेल्फ डिसिप्लिन, सेल्फ डिफेंस कराना इस देश के लिए बहुत जरूरी है, हर नागरिक के लिए। जैसे जब 26/11 हुआ था और वो जो लियोपोल्ड के कैफे में जब फायरिंग हुई थी, तो आज मैं आपको बताता हूं कि जब फायरिंग हुई थी तो वहां के कई मतलब जो फॉरेनर्स भी थे, वो सारे फॉरेनर्स जो थे
स्कूल में या अपने कॉलेजों में दे हैव बीन ट्रेन फॉर 2 years 3 years एंड उनको पता था कि जब फायरिंग हो रही है लाई डाउन लो, नीचे लेट जाओ। और हमारे कई इंडियंस उस वक्त खड़े होकर देख रहे थे कि हो क्या रहा है, एंड दे वर ऑल सो मेनी ऑफ इंडियंस वर किल्ड। इट इज स्मॉल थिंग, अवेयरनेस, और ये बहुत जरूरी है समझाना सिखाना। जैसे कि फर्स्ट एड बहुत जरूरी होता है, वैसे उसी हिसाब से ये सारी चीजें मेरे हिसाब से बहुत। दो चीज मैं मिसिंग पाता हूं जब इस तरह की बातचीत हो रही है, एक तो फिटनेस और एक अवेयरनेस, तो दोनों ही हमारे देश में मिसिंग है। और कई बार होता है, मुझे बड़े आश्चर्य से कई लोग देखते हैं कि जी आप 4:30 बजे उठ जाते हो। मैं एक्चुअली आई एम नॉट बोस्टिंग अबाउट इट, इट्स अ रियल फैक्ट कि 4:30 बजे ही उठना चाहिए, 5 बजे ही उठना चाहिए। मैं हाल ही में कल मैं 2-3 दिन से यहाँ हूँ दिल्ली में, और इंपीरियल होटल में रुका हूँ। मैं सुबह 5:30 बजे नीचे एक्सरसाइज करने गया, वहाँ जिम था, तो जिम में करीबन 9 जन थे, और 9 के 9 सारे फॉरेनर्स ही थे, कोई आ ही नहीं रहा नीचे। तो मैंने उनको पूछा कब आते हैं, तो आते हैं 8 साढ़े 8 बजे आते हैं। तो आई वॉज अ लिटिल बिट डिसिंग कि आई वॉन्ट टू शेयर विद एवरीवन कि सुबह उठना बहुत अच्छी बात है। मतलब हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है सुबह ही सबसे ज्यादा अकल चलती है, अपने बॉडी के अंदर बहुत सारा रिदम रहता है, स्ट्रेंथ रहती है। आइए और करिए, वर्कआउट करिए। आपको ये इनफैक्ट इट इज अ फैक्ट, साइंटिफिकली भी प्रूवन है कि जो आप कसरत या पढ़ाई 1 घंटा करते हैं वो इक्विवेलेंट टू जो शाम की या रात की पढ़ाई होती है 1.5-2 घंटे से ज्यादा बराबर होती है। तो व्हाई आर वी वेस्टिंग आवर टाइम? फिल्म स्टार्स को लेकर हमारे देश में जनता के मन में एक ये इमेज रहती है कि फिल्म स्टार्स लेट नाइट पार्टिंग करते हैं, बहुत बूजिंग करते हैं, उनका जो पूरा लाइफस्टाइल ऐसा होता है कि 4 बजे उठने के बारे में तो सोच भी नहीं सकते, देर से उठते हैं, सेट पर देर से पहुंचते हैं। पर आपको जब हम देखते हैं तो आप बॉलीवुड में रहते हुए और इस फिल्मी दुनिया के ग्लैमर में रहते हुए आप ये साधु संत और योगियों वाला लाइफस्टाइल कैसे मैं लीड साधु करते हैं? संत एज मच एज आई साउंड इट्स क्वाइट बोरिंग, बट ये नहीं है कि देखिए पार्टी करना बुरी बात नहीं है, पार्टी भी करें, लेकिन उसका भी हफ्ते में 1 बार चले गए, कहीं जाना है 2 बार चले गए, उसका भी तरीका होता है। बूजिंग करना मतलब कोई शराब पीता है, जब तक आप अपने मर्यादा में पी रहे हैं ठीक है, बुरी बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। वाइन, टू ड्रिंक वाइन इज अ गुड थिंग फॉर हेल्थ एंड देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इट। तो द मैजिक वर्ड इज, जिसे कहते हैं, वो है लिमिट। हमने ये भी देखा कि आपके जो साथी लोग हैं वो बहुत एक बनावटी जिंदगी जीते हैं। जैसे आपको देखकर मुझे ये लग रहा है कि बहुत कम ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जो कि ये दिखाते हैं कि भाई मेरे बाल सफेद हैं। आपने अपनी दाढ़ी डाई नहीं की और मैं आपकी सफेद दाढ़ी यहां देख पा रहा हूं। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि ये बिल्कुल दिखाना नहीं चाहते कि मेरे चेहरे पर एक झुर्री भी है या मेरा एक सफेद बाल भी है। वो 60 साल के हैं लेकिन रोमांस करने के लिए उनको 20 साल की लड़की ही चाहिए फिल्म में। इस थ्योरी को आप कहां तक सपोर्ट करते हैं? मैं इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता हूं, बिल्कुल नहीं करता हूं। जो हूं आज जो उम्र है मेरी उम्र है, आज जितना तेज दौड़ सकता हूं मैं दौड़ सकता हूं। तो मैं इस फेवर में नहीं हूं कि आप अपने जो पर्सनल आपके जो जिस हिसाब से आप लगते उसे छुपाएं। हाँ, कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि कैरेक्टर मेरा जैसे कोई फिल्म में 35 साल का या 30 साल का दिखाना चाहते हैं, सो यू डाई योर हेयर और उसको नीचे करके दिखाना पड़ता है क्योंकि वो उसकी फिल्म की मांग होती है। हाँ, तो उस हिसाब से मैं करता हूँ, बट इन पर्सनल लाइफ मैं हमेशा ऐसे ही घूमता जैसा हूँ। मैंने शाहरुख खान को, सलमान खान को, आमिर खान को या और जो बड़े अपने यहाँ हीरो हैं जो आपके समकालीन हैं, किसी को भी सफेद बाल में देखा नहीं, ना दाढ़ी में ना सर के बाल में। उसकी जिम्मेदारी मैं तो नहीं लेता। शायद हो सकता है उनकी ना हो सफेद। तो आप ये कुछ उनको संदेश देना चाह रहे हैं? नहीं, मैं कोई संदेश नहीं देना चाहता हूँ। टू ईच इज ओन, एवरीबॉडी, हर इंसान अपने हिसाब से रहना चाहता है एंड कोई जैसा पोर्ट्रे करना चाहता है वैसा रहना चाहता है। ऑफ ऑल यू नो, उनकी सफेद दाढ़ी है भी नहीं।
अच्छा, वो अभी 20-25 साल के ही है। नहीं, जरूरी नहीं है कि सफेद दाढ़ी किसी को भी, कभी कभी होता है कि किसी को 45-47 ईयर्स तक नहीं आती, उसके बाद आती है, और उनकी आ भी जाएगी तो कभी पता नहीं लगेगा। I don't know, मैंने भी नहीं देखा। एक फिल्म आई थी अभी पीके, जिसको लेकर आमिर खान की फिल्म थी, काफी प्रोटेस्ट हुए थे, और कई बार हमने ये देखा है कि फिल्मों में अब कुछ भी संदेश देने की कोशिश की जाती है तो प्रोटेस्ट होने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अब फिल्मों में भी एक फैशन बन गया है कि पिक्चर में अगर कोई कंट्रोवर्सी ना हो, विवाद ना हो, तो वो पिक्चर बनाने वाले को भी मजा नहीं आता। तो दोनों तरफ से लोग अब इसका मजा ले रहे हैं। हाँ, ये मैं बात को नहीं टालूंगा कि ऐसा नहीं होता है, कि कोई प्रोड्यूसर्स होते हैं जिनको कंट्रोवर्सी से ही फिल्म को फायदा उठाने में मजा आता है, और कोई लोग होते हैं जिनको बिल्कुल नहीं रहता, और कोई लोग होते हैं जो कंट्रोवर्सी करना चाहते हैं, मतलब जो फिल्मों में नहीं है। जैसे कि मैंने हमेशा देखा है कि कोई किसी पे अगर केस करता है तो रिलीज के बिल्कुल एक दिन पहले करता है, जबकि ट्रेलर पहले रिलीज हो चुका होता है, उसने काफी देर पहले देखा होता है, लेकिन उसको पता है कि अब करो, अब लाओ, स्टॉप, स्टे ऑर्डर लेके आओ इस फिल्म के अगेंस्ट, एंड दैट हैज बिकम अ काइंड ऑफ अ पैटर्न कि बेसिकली ये मैं कह सकता हूं कि इट हैज बिकम अ पैटर्न टू एक्सट्रैक्ट मनी। आप प्रोड्यूसर से पैसे लेने की कोशिश करो। जब कभी आपको टाइम मिलता है तो आप अखबार पढ़ते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं? जी हाँ, बिल्कुल पढ़ता हूँ। तो अभी आप दिल्ली में बैठे हैं, दिल्ली में कुछ ही दिनों के बाद चुनाव होने वाले हैं, बड़ी गर्मी है, महसूस हो रही है आपको? और दिल्ली का लड़का इतने दिन के बाद दिल्ली आया है। अब वैसे मैं ज्यादा इसके अंदर मतलब देख लेता हूँ जो कुछ चलता है चैनलों में, जो कुछ पढ़ता हूँ, ऊपर से खबर पर मतलब सिर्फ हेडलाइन पढ़ लेता हूँ, अंदर का जो क्या लिखा हुआ है, आई एम नॉट टू मच इंटरेस्टेड इन व्हाट हैपेंस इन पॉलिटिक्स। कभी कुछ टेररिज्म पे बात होती है, या कभी कोई हेल्थ की या स्पोर्ट्स की, ये 3 मुद्दे हैं जो कि मैं ज्यादा करके डिटेल में पढ़ता हूँ। बाकी के जो आपके समकालीन एक्टर्स हैं वो साल में एक पिक्चर करते हैं जी, और आपके बारे में कहा जाता है कि आप साल में 3-4 पिक्चरें करते हैं। जी। इसके पीछे मतलब आर यू वॉल्यूम बेस्ड? नहीं, मैं जब से मैं इस इंडस्ट्री के अंदर रहा हूँ तब से करते आया हूँ, तो यानी कि 24 साल मुझे हो गए हैं। इट इज नॉट कि मैं आज से करीबन 3-4 साल पहले से करता हूँ। आई हैव ऑलवेज डन इट लाइक दैट, क्योंकि मेरी फिल्में क्या होता है 60 दिन में खत्म हो जाती है। जैसे ये फिल्म मैंने बेबी जो की हुई है, ये 55 दिन में खत्म हो गई मेरी शूटिंग। अगर मैं वैसे ही उसी हिसाब से अगर मैं 4 फिल्में भी करूँ तो 250 दिन में सारी फिल्में खत्म हो जाती, चारों के चारों। 365 में से 250 निकाल लो तो 115 फिर भी दिन साथ में रहते हैं। 115 दिन करूं क्या, खाली बैठा रहता हूँ। कई बार होता खाली बैठा रहता हूँ, कुछ काम नहीं होता मेरे पास। आप अपनी पिक्चर दिखाने के लिए आपने रक्षा मंत्री को इनवाइट किया है, और भी भारत सरकार के बड़े बड़े मंत्रियों को आपने इनवाइट किया, आर्मी चीफ को इनवाइट किया। इन लोगों के साथ जब आपका जो इंटरेक्शन हुआ, इसमें क्या नई आपको लर्निंग मिली, या आपको लगा कि एकदम दूसरी दुनिया में आप पहुंच गए? नहीं, मैं चाहता था कि इन लोगों को मैं फिल्म दिखाऊं। आई रिक्वेस्टेड देम, आई कॉल्ड देम अप पर्सनली। मैं चाहता हूं कि वो फिल्म देखें, बिकॉज ये टेररिज्म एक मुद्दा है विच इज रिलेटेड, दे कैन रिलेट टू इट, दे कैन अंडरस्टैंड इट, एंड दे कैन मतलब कुछ कर सकते हैं। उनके अंदर वो पावर है कि बहुत कुछ कर सकते हैं इसके लिए। और साथ में ये मैं उनको कोई सिखाना नहीं चाहता हूं, बिकॉज ऑब्वियसली उनकी नॉलेज इस मामले में बहुत ज्यादा होती है। लेकिन मैं बस ये कहना चाहता हूं कि हमारी तरफ से, मेरे और मेरे यूनिट की तरफ, मेरे डायरेक्टर की तरफ से एक छोटी सी मूव है अगेंस्ट टेररिज्म, तो वो हम आपके सामने दिखाना चाहते हैं। आपको काम करने में किसमें ज्यादा मजा आता है? कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो कि रियलिटी से बिल्कुल करीब होती हैं, जैसे कि आपकी ये फिल्म है, या आपने इससे पहले भी फिल्में की हैं, और कुछ मैंने देखा है कि बॉलीवुड में एक अलग सेक्शन है जो कि ऐसी फिल्में बनाता है जो कि जिंदगी से बड़ी दूर होती हैं, जो कि सिर्फ आपको स्वप्न लोक में ले जाती हैं। स्विट्जरलैंड में गाने फिल्माए जाते हैं, प्यार मोहब्बत की बातें होती हैं, या ऐसी चीजें होती हैं जो कि असल जिंदगी में कभी होती ही नहीं। अगर मैं इसको ऐसे कहूं कि कुछ फिल्में आप पैसे के लिए करते हैं और कुछ फिल्में आप करियर के लिए या अपने सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं, यानी कुछ फिल्में सिर्फ इसलिए कि दिमाग अपना बंद रखो, पैसे ले लो, और कुछ फिल्में ये करके कि भाई ये फिल्म वाकई। मैं अगर कहूँ कि मैं 10 साल पहले, जरूर मैं 10-12 साल पहले मैं पैसों के लिए फिल्में करता था, जब मैं इंडस्ट्री में आया था, क्योंकि आई कम फ्रॉम अ वेरी मीडियोकर फैमिली, एंड तब पैसों की बड़ी तंगी रहती थी, तो जो काम मिलता था मैं कर लेता था, ना सोच ना विचार, ना कोई स्क्रिप्ट पढ़ना, ये करना, बिकॉज
आई वांटेड टू अर्न मनी एंड आई वांटेड टू हैव अ वेरी गुड लाइफ। और बस यही सुना था, एक मोटो था कि काम को काम खींचता है, कि जितना काम करो और काम मिलेगा। दैट वाज द मोटो। अब जो है मैं पैशन के लिए करता हूँ, अब उसकी जरूरत नहीं है। अब जो काम अच्छा लगता है वो करता हूँ, चाहे वो कमर्शियल हो या रियल सिनेमा हो, लेकिन आई ऑनेस्टली डू द वर्क बिकॉज आई एम एंजॉयिंग मायसेल्फ। ये जितने हमारे इस वक्त जो युवा लोग देख रहे होंगे, खासतौर पर वो लोग जो कि मध्यम वर्ग के, मध्यम वर्ग का एक लड़का जब बॉलीवुड में पहुंचता है और जब वो सफल हो जाता है, तो उसका वो जो जर्नी है, और उसके बाद एक ज़माना वो होता रहा होगा आपके जीवन में भी, जब आप सब कुछ जिंदगी की सारी ऐश करना चाहते हो लेकिन पैसे नहीं है, और जब पैसे आए तो आपका जीवन ऐसा हो गया कि आपको विरक्ति हो गई। विरक्ति से मेरा मतलब है कि अब आप उससे बाहर निकल गए। बाहर निकल गए इसे कहने का मतलब है कि अब आपने एंजॉय नहीं कर पाता हूँ, अपने डाइटरी कंट्रोल्स कर लिए। अब आप 4:30 बजे उठ जाते हैं। अभी मैं खा के केक खा के आया हूँ, तो आइसक्रीम खा के आया हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आधे घंटे पहले आपके यहाँ आने से पहले खाना खा के आराम से केक वेक खा के ये सब बैठे हुए सब खा पी के आए हम लोग। तो ऐसा कुछ नहीं, डाइट वाइट कुछ नहीं करता मैं। इट इज बस शाम का खाना नहीं खाता हूँ, बहुत कम खाता हूँ बस। वरना जलेबियों का शौक है, पूरी छोलों का शौक है, सबका शौक है, सब चीजें। और शौक जैसे जितना आपको है उतना मुझे है, और मैं भी पूरा ही करता हूँ। इस मामले में मैं पीछे नहीं हटता कि मैं अब फिल्मों में आ गया हूँ तो अपने आप को मेंटेन रखने के लिए कसरत करो। आप जितनी अच्छी कसरत करोगे, जितना करोगे, आप अपने आप मेंटेन करोगे। बट ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप, ताकि हमारे जो बाकी कि जब एक मध्यम वर्ग का लड़का पहुंचता है एंड ही मेक्स इट वेरी बिग, जैसे आपने कहा कि बहुत ही मीडियोकर बैकग्राउंड के आप थे, और बाद में अब आप देखो, अब आपके पास किसी चीज की कमी नहीं है। हाँ, तो कभी जब आप रात में लेटते हो या सोते हो तो कभी याद आता है अपना पुराना जीवन, और कभी ये लगता होगा कि क्या वाकई ये कोई चमत्कार है या ये ऐसा होना ही था? नहीं, ये तो मुझे नहीं पता था ऐसा होना था, ये तो हो गया। और चमत्कार की जहाँ तक बात है, आई पर्सनली फील इट मस्ट बी मिरेकल ओनली फॉर मी, मेरी लाइफ के लिए, क्योंकि ये सब कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि मेरे कोई फादर्स जो है यहाँ से, इस इंडस्ट्री से नहीं है। आपके नाम के पीछे कपूर भी नहीं जुड़ा हुआ है, आपके नाम के पीछे खान भी नहीं है। मेरे नाम के पीछे सिर्फ हरिओम जुड़ा हुआ है। That's it. लेकिन जो आप बात पूछ रहे हो, मतलब मेरे सबसे करीबी दोस्त जो हैं, मेरे पुराने दोस्त हैं, मेरे स्कूल के दोस्त हैं, मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं, मेरे बिल्डिंग वालों के मेरे दोस्त हैं, ये मेरे दोस्त हैं। एंड मैं जानबूझ के उनके टच में रहता हूँ कि मुझे वो रियल लगते हैं और मुझे मजा आता है। वो मुझे गाली गलौज कर सकते हैं, मैं उनके साथ गाली गलौज कर सकता हूँ, क्योंकि हम दोस्त हैं। हम आपस में जब दोस्त मिलते हैं तो एक वो अलग बॉन्डिंग रहती है, और फिल्मों के अंदर जितने भी दोस्त हैं उनके साथ बॉन्डिंग अलग रहती है। तो ये जो बॉन्डिंग है जो मेरे दोस्तों के साथ है, जो मेरे मोहल्ले के दोस्त हैं, मुझे हमेशा ग्राउंडेड रखते हैं। और उनको मिलने उनके घर पे जाता हूँ तो जहाँ रहता था वहाँ पहुँच जाता हूँ, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे बैंड्रा ईस्ट में मेरा घर है, वहाँ जहाँ से मैं आया। और ये सब जगहों पे मेरे मतलब that keeps me very much grounded, and that makes me think that I'm very lucky. अक्षय, मैं इतना जरूर कहूँगा कि आपने अपनी सिंप्लिसिटी को छोड़ा नहीं है, और आप ऐसे ही इसको छोड़िएगा भी मत। ऐसे ही आप सिंपल बने रहिए, ग्राउंडेड बने रहिए, और हम यही उम्मीद करेंगे कि सफलता आपको ऐसे ही लगातार मिलती रहे। जी, बहुत बहुत थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं या पब्लिक सेक्टर में नौकरी करते हैं तो हमारी अगली खबर आपके लिए है। हालांकि हम आपको पहले ही बता दें कि इस खबर को देखने के बाद आपको अच्छा भी लगेगा और थोड़ी शर्म भी महसूस होगी। भले ही ये माना जाता हो कि विकासशील देशों में काम करने वाले लोग छुट्टियों के लिए तरसते हैं, लेकिन वहां के हॉलिडे कैलेंडर कुछ और ही तस्वीर दिखाते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि पब्लिक हॉलिडेज के लिहाज से आप दुनिया के सबसे धनी देश के नागरिक हैं। हर वर्ष भारत में सबसे ज्यादा पब्लिक हॉलिडे होते हैं। हालांकि भारत के पड़ोसी देश भी पीछे नहीं है। चीन से लेकर फिलीपींस, हांगकांग और मलेशिया जैसे देशों में जमकर छुट्टियां मनाई जाती हैं। एक ट्रैवल पोर्टल की स्टडी में कई देशों के पब्लिक हॉलिडेज की लिस्ट तैयार की गई है, और इस लिस्ट में 21 पब्लिक हॉलिडेज के साथ भारत नंबर 1 पर है।
छुट्टियों का मजा लेने में दूसरा नंबर फिलीपींस का है। यहां वर्ष में 18 पब्लिक हॉलिडेज होते हैं। इसी तरह चीन और हांगकांग में 17, थाईलैंड में 16, मलेशिया और वियतनाम में 15, इंडोनेशिया में 14, ताइवान और दक्षिण कोरिया में 13, सिंगापुर में 11 और ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में 10 पब्लिक हॉलिडेज होते हैं। यूरोप के देशों में भी छुट्टियों का गणित ठीक ठाक ही है। स्वीडन और लिथुआनिया में सालाना 15 छुट्टियां दी जाती हैं, स्लोवाकिया में 14, ऑस्ट्रिया, बेल्जियम और नॉर्वे में 13, जबकि फिनलैंड और रशिया में 12 छुट्टियां मिलती हैं। वैसे दुनिया में कुछ देश ऐसे भी हैं जहां के नागरिक छुट्टियों के मामले में थोड़े गरीब हैं। जैसे स्पेन और इंग्लैंड में ज्यादा छुट्टियां नहीं दी जाती। दोनों ही देशों में सिर्फ 8 पब्लिक हॉलिडेज हैं। इसी तरह यूएई में भी हर साल 11 छुट्टियां ही दी जाती। यानी छुट्टियों के मामले में भारत ने सबको पीछे छोड़ते हुए नंबर 1 का खिताब हासिल कर लिया। और अब आपको बता दें आज का इतिहास। रशियन कम्युनिस्ट क्रांतिकारी, राजनेता और दार्शनिक व्लादिमीर लेनिन का आज 1924 में निधन हुआ था। व्लादिमीर लेनिन की विचारधारा यानी लेनिनिज्म को आज भी पढ़ा जाता है। 1917 से रशियन सोवियत फेडरेटिव सोशलिस्ट रिपब्लिक की सरकार का नेतृत्व करने और 1922 से अपनी मृत्यु तक सोवियत संघ का नेतृत्व करने वाले क्रांतिकारी लेनिन को सोवियत संघ के संस्थापक के तौर पर भी याद किया जाता है। उनके निधन के 3 दिन बाद सम्मान के तौर पर पेट्रोग्राद शहर का नाम बदलकर लेनिनग्राद कर दिया गया। 1945 में आज भारत की आजादी के मुख्य नायकों में से एक रास बिहारी बोस का निधन हुआ था। पहले विश्व युद्ध के दौरान रास बिहारी बोस को ब्रिटिश राज के खिलाफ क्रांति की शुरुआत करने के लिए जाना जाता है। 1954 में आज दुनिया की पहली न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन यानी पहली न्यूक्लियर हथियारों से लैस पनडुब्बी को अमेरिका के कनेक्टिकट में लॉन्च किया गया था। ये ऐसी पनडुब्बी थी जो 4 से 5 महीने तक बिना सतह पर आए पानी के अंदर रह सकती थी। इस पनडुब्बी का नाम USS नॉटिलस था। डीएनए में आज के लिए इतना ही। अब आपसे हमारी मुलाकात डीएनए के अगले एपिसोड में होगी, जिसमें हम कुछ और बड़ी खबरों का डीएनए टेस्ट करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।